हेलो दोस्तों मेरा नाम अंकित सिंह और आज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो हमारा इन्फेक्शियस एपिडेमियोलॉजी का जो 6th पार्ट है वो है आपका आपको हमने इसके सब टॉपिक के अंदर डिवाइड किया था। तो 6th टॉपिक है वो हमारा सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग। तो इस वीडियो के अंदर 2 टॉपिक करने वाले हैं, एक सर्विलेंस मॉनिटरिंग करेंगे और एक हम जो 7th टॉपिक है हमारा आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले हम बात करते हैं इसकी। तो सर्विलेंस क्या होता है दोस्तों? सर्विलेंस होता है डाटा कलेक्शन फॉर एक्शन। डाटा कलेक्ट किया जाता है आपके एक्शन के लिए। तो आपका 3 टाइप का सर्विलेंस होता है। एक आपका पैसिव सर्विलेंस। इसमें आपका पैसिव सर्विलेंस कब कैसे होता है कि हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट आता है, उसी के अंदर फिर उसी से हम डाटा कलेक्ट करते हैं। सेकंड होता है एक्टिव सर्विलेंस, हम विलेज में जाते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए। सेंटिनल सर्विलेंस होता है, कुछ सिलेक्टेड सेंटर होते हैं वहीं पर जाके हम ये आपका सर्विलेंस करते हैं। पहले हम बात करते हैं पैसिव की। तो पैसिव आपका इसके अंदर बताया था पेशेंट इज़ रिपोर्टिंग टू हॉस्पिटल, मंथली रिपोर्ट होती हैं, इजीएस्ट वे होता है और आपका हेल्थ पर्सन डिपेंड्स मेनली ऑन पैसिव सर्विलेंस। हेल्थ पर्सन ही हेल्थ प्रोग्राम्स, जो हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं जो बनाए जाते हैं वो मेनली आपका पैसिव सर्विलेंस पे डिपेंड होते हैं। ठीक है। सेकंड है दोस्तों एक्टिव सर्विलेंस। एक्टिव सर्विलेंस होता है जब हम सर्च करते हैं केसेस इन कम्युनिटी। ये आपका एलिमिनेट पर्पज़ के लिए मेनली किया जाता है, एलिमिनेशन पर्पज़ के लिए। एग्जांपल आपका पोलियो के लिए जो एक्टिव सर्विलेंस है वो आपका AFP, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस सर्विलेंस। जो मलेरिया के लिए कौन से मलेरिया सर्विलेंस होता है उस वो आपको मेनली किया जाता है दोस्तों हेल्थ वर्कर के द्वारा, हेल्थ वर्कर मेल। ठीक है। इसमें आपका जो स्लाइड है वो कलेक्ट की जाती हैं। तीसरा जो एग्जांपल है वो है काला आजार। काला आजार मेनली हम जो इसके लिए जो सर्विलेंस करते हैं वो आपका एंडेमिक एरिया के अंदर करते हैं। और चौथा जो एग्जांपल लेप्रोसी के लिए वो होता है लेप्रोसी केस डिटेक्शन, आपका कंपेरिजन। ठीक है। वो आपका LCDC बोलते हैं और ये आपका इन डिस्ट्रिक्ट विद प्रिवेलेंस। कुछ डिस्ट्रिक्ट होती हैं जिसके अंदर जो प्रिवेलेंस है वो होती है मोर देन 1 केसेज पर 10,000 पॉपुलेशन। जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये प्रिवेलेंस 1 से ज़्यादा रहती है, 1 के से ज़्यादा रहती है, उसके अंदर में लिए हम लेप्रोसी के लिए हम आपका सर्विलेंस करते हैं। लास्ट एग्जाम्पल है टीबी का। टीबी का जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है जैसे स्लम हुआ, प्रिजनर हुआ, उनके अंदर मेनली हम करते हैं। ठीक है। ये एक्टिव सर्विलेंस हुई, एक एग्जाम्पल हुई। जो लास्ट सर्विलेंस है दोस्तों वो आपका सेंटिनल सर्विलेंस। सेंटिनल सर्विलेंस होती है जो सेंटिनल यूनिट्स हैं जैसे सेलेक्टेड मेडिकल कॉलेज लैब्स, उनके अंदर मेनली किया जाता है। यूजेज क्या है, इसका यूज़ क्या है? फॉर सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन। सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन मतलब कि जैसे आपका जो कैटरेक्ट सर्जरी का जो फॉलोअप है वो आपका कौन से किसके अंदर किया जाता है? वो आपका नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, उस प्रोग्राम के अंडर आपका इसका सर्विलेंस किया जाता है सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन का। ठीक है। कैटरेक्ट सर्जरी के अंदर नंबर 1। सेकंड हुआ जो जापानीज एन्सेफेलाइटिस है, सेरो सर्विलेंस है, वो भी आपका इसके अंदर आता है सेंटिनल सर्विलेंस के अंदर। इसके अलावा जो कोई भी डिजीज़ का ट्रेंड देखने के लिए, ट्रेंड ऑफ डिजीज़ हम करते हैं। जैसे एग्जांपल हो HIV का ट्रेंड देखने के लिए हम सेंटिनल सर्विलेंस करते हैं। ठीक है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी डिजीज़ के लिए कौन सा सर्विलेंस किया जाता है। और लास्ट में दोस्तों सर्विलेंस और मॉनिटरिंग में डिफरेंस। इसमें आपका देखिए कंटिन्यूस स्क्रूटिनी होता है, मतलब एक्शन भी प्रेजेंट होता है, फीडबैक भी प्रेजेंट होती है। ये आपका जो मॉनिटरिंग होती है उसमें आपका रूटीनली मेजरमेंट करते हैं हम चेंज को डिटेक्ट को क्या क्या चेंज हो रहा है, रूटीन मेजरमेंट टू डिटेक्ट चेंजेस। इसके अंदर ना तो कोई एक्शन लिया जाता है ना कोई फीडबैक दी जाती है। सर्विलेंस के अंदर दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। डिफरेंशिएट पता होना चाहिए कि आपका क्या डिफरेंस है। मॉनिटरिंग प्लस एक्शन एंड फीडबैक आपको बन जाता है सर्विलेंस, आपको याद रखना है। ठीक है। हम बात करते हैं हमारा सेकंड जो टॉपिक है इस वीडियो का वो आपका आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन। तो आइसोलेशन और क्वारंटाइन आपका कोविड में आपने बहुत सुना होगा, आइसोलेशन में है। तो आपका उस क्या रोल है देखिए हम समझते हैं आराम से। तो इसको समझने से पहले देखिए कोई भी पेशेंट है, कोई भी ह्यूमन है, वो एक्सपोज होता है तो एक उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, एक टाइम पीरियड होता है कि उस टाइम पीरियड के अंदर बाद या उसके दौरान
ठीक है, मेनली उस टाइम बाद आपका साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं, सिम्टोमेटिक आता है। ठीक है, सिम्टोमेटिक उसको हम इलनेस बोलते हैं। तो जो आप एक्सपोज है कोई भी या पर्सन, मान लीजिए कोविड जो पर्सन है उसके साथ एक्सपोज हो गया है, उसके लिए हम करेंगे क्वारंटाइन, उसको पहले क्वारंटाइन करेंगे एक्सपोज होने से। लेकिन जो ऑलरेडी जिसको डिजीज हो चुका है आपका, मतलब मान लीजिए कोविड आपका RT-PCR पॉजिटिव आ चुका है, तो उस केस में हम क्या करेंगे उस पेशेंट का, हम करेंगे आइसोलेशन। ठीक है, जब एक्सपोज हो है, सिर्फ डिजीज़ नहीं हुई है, तो उसको हम क्वारंटाइन करते हैं, और जिसको हो चुका है ऑलरेडी तो वो हम आइसोलेशन करते हैं। आइसोलेशन डेफिनेशन क्या होती है? सेपरेटिंग द डिजीज ड्यूरिंग इट्स पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। मतलब कि आपका हम सेपरेट इसलिए करते हैं कि आपका इतने पीरियड तक करते हैं कि जो आप कम्युनिकेटिबिलिटी की जो आपकी पावर होती है डिजीज़ की, उस पीरियड में आपका दूसरी जगह पर आपका ट्रांसफ़र ना हो, ट्रांसमिशन ना हो। ठीक है, ये होता है आपका आइसोलेशन। हम बात करते हैं क्वारंटाइन टाइम की। ये आपका इसके अंदर जो एक्सपोज हुआ है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, और मेनली मैक्सिमम 1 इंक्यूबेशन पीरियड के लिए हम देखते हैं। एग्जांपल मान लीजिए येलो फीवर के जो इंक्यूबेशन पीरियड 6 डेज़ का होता है, 3 to 6 डेज़ होता है, तो आप क्वारंटाइन टाइम उसका 6 डेज़ होता है। और ये आपका एक एक्जोटिक डिजीज़ होती है, नॉट इन इंडिया। जो आपका ट्रैवलर होते हैं विदाउट वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, उनको मेनली हम 6 दिन के लिए क्वारंटाइन करते हैं, जो आपका मैक्सिमम एक इंक्यूबेशन पीरियड के द्वारा होता है। ठीक है, नंबर 1 चीज़। कई बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी विदाउट वैक्सीन सर्टिफिकेट के लिए हम कितने दिन तक उसको क्वारंटाइन करेंगे, अलग से रखेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? आपका एक्सपोजर से साइन सिम्टम के बीच का टाइम, जो टाइम लगता है नॉर्मली, वो आपका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। यूज़ क्या होता है इंक्यूबेशन पीरियड का? टू असेस प्रोग्नोसिस। ठीक है, आपका एक्सपोजर है, यदि आपका 3 दिन के अंदर आपका साइन सिम्टम आ रहे हैं, तो मतलब उसका थोड़ा अच्छा प्रोग्नोसिस नहीं है, वर्स्ट प्रोग्नोसिस है। और उसका टाइम ज़्यादा लग रहा है, 10 डेज़ है, तो आपका उसका गुड प्रोग्नोसिस होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। और आपका सेकंड यूज है आपका इंक्यूबेशन पीरियड का, क्लासीफाई एपिडेमिक्स को क्लासीफाई करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। तीसरा आता है आपका टू ट्रेस द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। हम कहाँ से इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ है वो भी हम चेक कर सकते हैं। मान लीजिए कोलेरा हुआ है, तो कोलेरा हम चेक कर सकते हैं 5 दिन पहले आपने क्या खाया था, कहाँ से क्या हुआ था, क्या हुआ था, उससे हम जाके उसको सोर्स को चेक कर सकते हैं और हम इन्फेक्शन का पता लगा सकते हैं। लास्ट है टू डिसाइड पीरियड ऑफ क्वारंटाइन। ये भी आपने पहले डिस्कस किया था। नॉर्मल जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो आपका क्वारंटाइन पीरियड होता है। ठीक है, और आपका जो सीरियल इंटरवल होता है दोस्तों, वो क्या होता है? सीरियल इंटरवल इंपॉर्टेंट एक टर्म है। ये होता है जब आपका प्राइमरी केस होता है, पहला जो केस डिटेक्ट होता है, और उससे आपका जब सेकेंडरी केस आपका अपीयर होता है। मान लीजिए एक बंदे को कोविड हुआ सबसे पहले उस सिटी के अंदर, वो प्राइमरी केस हुआ, उससे आपका एक दूसरे पर्सन को कोविड हो जाता है, वो हुआ सेकेंडरी केस। तो उसके बीच का जो जितना टाइम लगता है उसे बोलते हैं हम सीरियल टाइम। ये होता है एक इनडायरेक्ट एस्टिमेट ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, तो इसके बारे में 2 पॉइंट आपको याद रखने, सीरियल इंटरवल के बारे में। तो दोस्तों ये बात थी हमने आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन की। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा कंट्रोल, एलिमिनेशन एंड एरेडिकेशन। ठीक है, तो आप पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जो कम्युनिटी मेडिसिन की लिस्ट है उसमें जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।